आज हम राजस्थान की शानदार हवेलियों की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इन इमारतों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस दौर की कहानियों का खजाना है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजस्थान के व्यापारियों और सामंतों ने पत्थर और रंगों से अपनी व्यावसायिक सफलता और कला की समझ को दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल, ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं है। ये हवेलियां उस दौर के समाज, व्यापार और दुनिया से उनके रिश्तों का एक जीता जागता दस्तावेज है। हर हवेली एक आत्मकथा है। हाँ, और आज हम इन्हीं आत्मकथाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये कहानियां भी कितनी अलग अलग हैं। स्रोत बताते हैं कि 17वीं 18वीं सदी में ये शैली पनपी, लेकिन हर इलाके ने इसे अपना अलग ही अंदाज दिया। सही कहा। शेखावाटी की हवेलियां अपनी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, तो जैसलमेर की हवेलियां पत्थर पर की गई बारीक कारीगरी के लिए। और यही तो मजा है। हम देखेंगे कि कैसे भूगोल और व्यापार ने इन इमारतों की शक्ल तय की। तो चलिए दरवाजे से अंदर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक इमारत को हवेली क्या बनाता है। किसी भी हवेली में घुसते ही सबसे पहले एक बड़ा सा खुला चौक नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे घर का सारा जीवन इसी चौक के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ, चौक घर का दिल होता था और मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जो ऊंचे चबूतरे बने होते थे उन्हें गोपे कहते हैं। गोपे ये एक तरह से बाहरी दुनिया और घर की निजी जिंदगी के बीच का ट्रांजिशन जोन था। यहाँ बैठकर लोग बाहर की दुनिया पर नजर भी रखते थे और अपनी निजी दुनिया की हिफाजत भी करते थे। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे नाम है जैसे तिबारी या हटड़ी, ये सिर्फ वास्तुकला के शब्द है या ये उस समय की जीवन शैली के बारे में भी कुछ बताते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये शब्द दिखाते हैं कि जगह का इस्तेमाल कैसे होता था। जैसे तिबारी यानी 3 द्वारों वाला बरामदा, ये महिलाओं के लिए एक सेमी प्राइवेट जगह होती थी जहाँ वे घर का काम भी करती थी और आपस में बातचीत भी। बिल्कुल। और घर का सबसे शानदार हिस्सा होता था दीवान खाना या माड़। ये वो जगह थी जहाँ मालिक अपनी दौलत और रुतबे का प्रदर्शन करता था। और इस प्रदर्शन का एक शानदार उदाहरण बीकानेर की भैरोदान कोठारी की हवेली है। स्रोत बताते हैं कि इसके दीवान खाने में सोने की मीनाकारी का काम है। मतलब मेहमानों पर अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। बिल्कुल नहीं। और ये छाप सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी छोड़ी जाती थी। हवेलियों के चेहरे का सबसे खूबसूरत गहना होते थे झरोखे। हाँ। और इन झरोखों और छज्जों को संभालने वाले टोड़ों पर भी इतनी बारीक नक्काशी होती थी कि देखकर हैरानी होती है। तो चलिए इसी कलाकारी को और करीब से देखने के लिए उस इलाके में चलते हैं जिसे ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी। हाँ, शेखावाटी। शेखावाटी की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ के मारवाड़ी व्यापारी 19वीं सदी में व्यापार के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और दूरदराज के शहरों में जाकर बस गए। और वहाँ उन्होंने जो दौलत कमाई उसे वापस अपनी जड़ों में, अपने वतन में इन शानदार हवेलियों की शक्ल में लगा दिया। एकदम सही। ये हवेलियां सिर्फ घर नहीं बल्कि परदेश में कमाई गई सफलता का अपने गांव में एक स्थायी स्मारक थी। और इसका सबसे बड़ा केंद्र बना नवलगढ़, जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को भी कहते हैं। हाँ। तो नवलगढ़ के सोने और जैसलमेर के सोने में क्या फर्क है? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसलमेर का सोना तो उसका पीला पत्थर है जो कुदरती है, लेकिन नवलगढ़ का सोना वो दौलत थी। हाँ, वो दौलत थी जो उसके सेठों ने बाहर से कमाकर यहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को पेंटिंग्स के रूप में जड़ दी। एक का सोना प्राकृतिक है, दूसरे का कमाया हुआ। और इन्हीं फ्रेस्को पेंटिंग्स की वजह से शेखावाटी की हवेलियां दुनिया भर में मशहूर हैं। नवलगढ़ में पुद्दारों की हवेली को ही ले लीजिए। कहते हैं इसमें सैकड़ों खिड़कियां हैं और इसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स उस जमाने की कहानी कहती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये पेंटिंग्स सिर्फ रामायण महाभारत की कहानियां नहीं कहती। सही। स्रोतों में जिक्र है कि कई हवेलियों पर ट्रेन, कार, ग्रामोफोन और अंग्रेज अफसरों के चित्र भी बने हैं। ये उस दौर के आधुनिकता के साथ जुड़ाव को दिखाता है। बिल्कुल। जैसे बिसाऊ में सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है। हाँ। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कलकत्ता के व्यापारिक साझेदारों को दिखाने के लिए हवेली की दीवारों पर ट्रेन की तस्वीरें बनवाई। मतलब ये पेंटिंग सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उनके व्यापारिक रुतबे और उनकी आधुनिक सोच का प्रतीक थी। बार बार पुद्दार, केडिया, गोयनका जैसे नाम सुन रहे, ये कौन लोग थे? यही वो मारवाड़ी सेठ थे जिनका व्यापार पूरे भारत से लेकर चीन तक फैला हुआ था। ये परिवार छुट्टियों में या शादी ब्याह के लिए अपनी इन हवेलियों में वापस आते थे। और तब ये हवेलियां जिंदगी से गुलजार होती होंगी। बिल्कुल। मंडावा की गोयनका हवेली हो या महनसर की सोने चांदी की हवेली, हर एक अपनी कहानी कहती है। शेखावाटी का एक और बड़ा केंद्र चूरू जिला है, जहाँ की सुराणा हवेली 6 मंजिला है। उसे सुराणों का हवा महल भी कहते हैं। हाँ, उसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। 1100। और दानचंद चोपड़ा की हवेली भी वहीं की मशहूर इमारतों में से एक है। और सीकर जिले का फतेहपुर भी पीछे नहीं है। नंदलाल देवड़ा की हवेली की पेंटिंग्स में कहते हैं कि फ्रांस और बेल्जियम से लाए गए कांच का इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि इन व्यापारियों का नेटवर्क कितना ग्लोबल था। वे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वहाँ की कला और तकनीक भी अपने साथ ला रहे थे। शेखावाटी की इन रंगीन दीवारों से कहानी एकदम पलट जाती है जब हम पश्चिम की ओर जैसलमेर पहुंचते हैं। हाँ। वहाँ कलाकारों का कैनवस दीवारें नहीं बल्कि रेगिस्तान का सुनहरा पत्थर था। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी यूं ही नहीं कहते। यहाँ की कलाकारी में एक अलग ही नफासत और सब्र है। या 3 हवेलियां तो जैसे शहर की पहचान बन गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटुओं की हवेली की। ये असल में एक हवेली नहीं बल्कि 5 हवेलियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसे गुमानचंद बाफना नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है पत्थर की जालियां। ये इतनी बारीक और महीन है कि लगता है जैसे किसी ने पत्थर को तराशकर लेस या जाली बना दी हो। इसे बनाने में 50 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। 50 साल। और स्रोत बताते हैं कि इसमें सिंध, भारत, मुगल और यहाँ तक कि यहूदी स्थापत्य कला का भी मिश्रण है। अब ये थोड़ा अजीब लगता है, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी शहर में यहूदी प्रभाव कहाँ से आया? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब उस समय के व्यापारिक नेटवर्क्स में छिपा है।
पटवा मूल रूप से अफीम और ब्रोकेट का व्यापार करते थे अच्छा। और उनके व्यापारिक रास्ते सिल्क रूट से होते हुए मध्य पूर्व और यूरोप तक जाते थे। ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और कला का भी आदान प्रदान था। तो ये हवेली उस दौर के ग्लोबलाइजेशन का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। वाव, मतलब ये इमारत सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि उस दौर के व्यापारिक रिश्तों की कहानी भी कहती है। हाँ। अब बात करते हैं दूसरी मशहूर हवेली की, सालिम सिंह की हवेली। इसकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल। इसे 1825 में दीवान सालम सिंह मेहता ने बनवाया था, जो जैसलमेर के एक बहुत ताकतवर लेकिन विवादास्पद प्रधानमंत्री थे। हाँ। ये हवेली 9 मंजिला है, लेकिन इसकी सबसे ऊपरी 2 मंजिलें, जिन्हें रंग महल और शीश महल कहा जाता था, लकड़ी की बनी थी। और इसका ऊपरी हिस्सा एक जहाज के डेक जैसा दिखता है, इसलिए इसे जहाज महल भी कहते हैं। सही। कहा जाता है कि वो इसे इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि राजा के महल से भी ऊंची हो जाए, लेकिन राजा ने इसकी इजाजत नहीं दी। अच्छा। हाँ, ऐसी कहानियां हैं। और तीसरी है नथमल की हवेली। इसकी कहानी कारीगरी के लिहाज से सबसे अनोखी है। इसे प्रधानमंत्री नथमल के लिए 2 सगे भाइयों हाथी और लालू ने बनाया था 19वीं सदी के अंत में। और कहते हैं कि इस हवेली में किसी भी डिजाइन या नक्काशी को दोहराया नहीं गया है। यही तो इसका कमाल है। हाँ, दोनों भाइयों ने हवेली के 2 अलग-अलग हिस्सों पर एक साथ काम शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि हवेली सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें एक अद्भुत संतुलन और सामंजस्य है। बिल्कुल। ये किसी आर्किटेक्चरल चमत्कार से कम नहीं है। जैसलमेर के पीले पत्थर के जादू से अब बीकानेर के लाल पत्थर की दुनिया की ओर चलते हैं। बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आज भी बीकानेर की पुरानी गलियों में सैकड़ों हवेलियां मौजूद हैं। और यहाँ की ज्यादातर हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। हाँ, दुलमेरा से लाए गए लाल पत्थर से। और इनकी सजावट में आपको मुगल, राजपूत और यहाँ तक कि विक्टोरियन यूरोपीय शैली का एक सुंदर संगम देखने को मिलेगा। यहाँ की सबसे पुरानी हवेली कौन सी मानी जाती है? स्रोतों के मुताबिक बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है बछावतों की हवेली, जिसे 1593 में कर्ण सिंह बछावत ने बनवाया था। 1593 मतलब मुगल बादशाह अकबर के जमाने में। हाँ, सोचिए, एक ऐसी इमारत जो उस जमाने में बनी थी और आज भी खड़ी है। और रामपुरिया हवेली का जिक्र किए बिना तो बीकानेर की बात अधूरी है। इसे हीरालाल रामपुरिया ने बनवाया था और ये पत्थर पर नक्काशी का एक बेहतरीन नमूना मानी जाती है। रामपुरिया परिवार के अलावा मोहता, मुंद्रा और कुठारी परिवारों की हवेलियां भी बहुत खास है। लेकिन एक हवेली का जिक्र करना जरूरी है, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। रिखबजी बागड़ी की हवेली। अच्छा। कहा जाता है कि इसके बाहरी हिस्से पर जो नक्काशी है, वैसी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये दिखाता है कि इन हवेलियों के निर्माता सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बना रहे थे, बल्कि वे अपनी कलात्मक सोच और समृद्धि का एक ऐसा स्थायी प्रमाण छोड़ना चाहते थे जो वक्त को भी मात दे दे। बिल्कुल। और ये परंपरा सिर्फ शेखावाटी, जैसलमेर, बीकानेर तक सीमित नहीं थी। चलिए उदयपुर चलते हैं, जहाँ पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली है। इसे मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने बनवाया था। इसमें 138 कमरे हैं। 138? आज तो ये एक शानदार म्यूजियम बन चुकी है। और ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी देखने को मिलेगी, जो महाराणा संग्राम सिंह तृतीय की थी। अच्छा। एक कठपुतली संग्रहालय है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसकी अहमियत इतनी है कि 2017 में इसकी एक शीशे की खिड़की पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। वाह। और जयपुर की पुरोहित जी की हवेली की बात करें तो वहाँ की चित्रकला शेखावाटी से अलग है। हाँ, ये एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। शेखावाटी में ज्यादातर फ्रेस्को तकनीक का इस्तेमाल हुआ, मतलब गीले प्लास्टर पर पेंटिंग की जाती थी ताकि रंग प्लास्टर का हिस्सा बन जाए। सही। जबकि जयपुर की पुरोहित जी की हवेली में टेम्पेरा शैली का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सूखे प्लास्टर पर पेंटिंग की जाती है। इस तकनीकी अंतर से रंगों की चमक और शैली पूरी तरह बदल जाती होगी। बिल्कुल, मतलब हर जगह की अपनी अलग तकनीक, अपनी अलग पहचान थी। जोधपुर में पोकरण हवेली और बड़े मियाँ की हवेली है, तो कोटा में जालिम सिंह झाला की हवेली अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। और यही राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाराहट की हवेली है, जो एक अलग ही कहानी कहती है। ये हवेलियां सिर्फ सेठों की नहीं, बल्कि सामंतों, दीवानों और क्रांतिकारियों के जीवन की भी गवाह रही हैं। तो आज हमने देखा कि राजस्थान की हर हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति का एक जीता जागता संग्रहालय है। सही कहा। चाहे वो शेखावाटी के रंगीन भित्ति चित्र हों जो दीवारों पर उस दौर की फिल्में चलाते हैं, या जैसलमेर के पत्थर पर उकेरे गए वो बेल बूटे जो कारीगरों के सब्र और हुनर की गवाही देते हैं। ये वाकई में अद्भुत है कि कैसे उस दौर के लोगों ने अपनी दौलत का इस्तेमाल ऐसी कलात्मक धरोहरें बनाने में किया जो आज भी हमें हैरान करती हैं। ये हवेलियां उस समाज की समृद्धि, उनकी कला दृष्टि और दुनिया के साथ उनके खुलेपन का आईना है। तो आज जब हम इन हवेलियों को देखते हैं तो ये हमें सिर्फ अपने अतीत के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि कुछ सवाल भी खड़ा करती हैं। बिल्कुल, ये हवेलियां उस दौर की समृद्धि और कलात्मकता की गवाही देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर की वास्तुकला भविष्य के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जाएगी। क्या हमारी आज की इमारतें जो स्टील और कांच से बनी है, सदियों बाद भी ऐसी ही कोई कहानी कह पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।